डियर स्टूडेंट्स, मानव भूगोल के अंतर्गत हमने मानव के उद्भव और उसके विकास तथा ग्रिफिथ टेलर के प्रवास कटिबंध सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। जब हमने इस सिद्धांत का अध्ययन किया तो उसमें एक शब्द बार बार आया, मानव प्रजाति। आखिरकार ये प्रजाति होती क्या है? तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम प्रजाति के बारे में पढ़ेंगे कि प्रजाति क्या होती है और ये किन कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। सबसे पहले हम प्रजाति शब्द के अर्थ की बात करते हैं। तो प्रजाति को इंग्लिश में बोलते हैं रेस, RACE। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले ई फॉक्स नामक विद्वान ने 1570 में अपनी एक किताब थी, उसका नाम था बुक ऑफ मार्टियर्स, इसके अंतर्गत किया था। ये जो रेस शब्द है वो इटालियन भाषा के रज्जा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिवार, वंश या नस्ल। तो इस आधार पर हम मान सकते हैं कि प्रजाति जो होती है वो एक जैविक विचार है, यानी एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये माना जाता है कि जो एक नस्ल से संबंधित व्यक्ति होते हैं उनकी चाहे शारीरिक लक्षण हैं वो लगभग एक जैसे रहते हैं और ये एक दूसरे में ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी ये वंशानुक्रम के द्वारा लोगों में स्थानांतरित होते हैं। तो प्रजाति शब्द का जो हम सामान्य अर्थों में अर्थ कहते हैं सामान्य शब्दों में, वो ये है कि प्रजाति का तात्पर्य वर्तमान मेधावी मानव की जीव वैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर उसके उस वर्गीकरण से है जिसका प्रत्येक वर्ग वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में पर्याप्त समानता रखता है। यानी कि एक जो प्रजाति होगी उसकी नस्ल बिल्कुल सेम होगी, उनके जो शारीरिक यानी उनका जो चेहरे की बनावट है, कद काठी है, वो बिल्कुल एक जैसी होगी और वो उन्हें किससे ट्रांसफ़र होती है? वंशानुक्रम के द्वारा, यानी आनुवंशिकता के माध्यम से। यह एक समूह है जो वंशानुक्रमण, वंश या प्रजातीय गुण अथवा उप समूह के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि एक प्रजाति की या एक नस्ल जो होती है उसमें जो व्यक्ति होते हैं उनमें एक जैसे गुण पाए जाते हैं। जैसे कि एक परिवार है, उस परिवार में जैसे कि माता पिता होते हैं वैसे ही शारीरिक लक्षण जो होते हैं वो बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। ये जो प्रजाति शब्द है इसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधार पर जो है वो परिभाषित करने का प्रयास किया था। सामान्य तौर पर जितने मानव शास्त्री थे उन्होंने रंग, रूप, आकार तथा अन्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव समूह को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। वैज्ञानिक और जितने भी मानव शास्त्री हैं उनके अनुसार ये जो प्रजाति है वो एक जैविकीय या प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। जैविकीय का मतलब है ये मनुष्य के जीन्स के जो गुण होते हैं, यानी मनुष्य के जो शारीरिक गुण होते हैं, जो उसकी बनावट होती है उसको ये प्रकट करती है। इसमें जो है वो मनुष्य की विचारधारा या सांस्कृतिक गुणों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। ये जो शारीरिक लक्षण होते हैं मनुष्य में वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो होते हैं वो एक पीढ़ी से पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं और पर्यावरण का प्रभाव जो है वो इन पर नहीं पड़ता है, और अगर पड़ता है तो वो भी बहुत कम पड़ता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पर्यावरण के कारण एक परिवार में 4 बच्चे हैं तो चारों की हाइट पर या उनके रंग रूप पे कोई अंतर आ जाए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आनुवंशिकता के आधार पर पिता से उसके बच्चों में, फिर उसके बच्चों में इस तरीके से ट्रांसफ़र होती रहती है। तो यानी अगर हम प्रजाति को समझेंगे तो सिर्फ मनुष्य की जो शारीरिक बनावट है, उसका जो चेहरा है, उसका जो कलर है, इन सब चीज़ों को ही हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। सबसे पहले हेडन महोदय हैं। हेडन महोदय ने प्रजाति शब्द को परिभाषित करने के लिए अपनी परिभाषा दी। उन्होंने कहा, प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष के लोगों को प्रदर्शित करता है जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपी होती हैं, यानी उनकी जितनी भी क्वालिटीज़ होंगी वो एक जैसी होंगी। यह एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है। यानी कि एक जो प्रजाति होगी उसके अंदर जो भी गुण मौजूद होंगे वो दूसरी प्रजाति के गुणों से बिल्कुल अलग होंगे। जैसे कि कोई प्रजाति होती है जिसमें सभी लोग बौने कद के होते हैं, तो दूसरी प्रजाति ऐसी पाई जाएगी जिसमें सभी लोग लंबे होंगे। तो इस तरीके से दोनों प्रजातियों में जो है वो अंतर होगा, लेकिन एक प्रजाति से संबंधित जितने भी मानव हैं उनमें एक जैसे ही गुण मिलेंगे।
दूसरी परिभाषा जो दी है वो है क्रोबर की। क्रोबर के अनुसार प्रजाति एक प्रामाणिक प्राणीशास्त्रीय अवधारणा है। यह एक समूह है जो वंशानुक्रमण, वंश या प्रजातीय गुण अथवा उपसमूह के द्वारा जुड़ा होता है। यह सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। यानी कि यही बात हमने इसमें पहले भी पढ़ी है इसके अर्थ में, कि इसके अंतर्गत वंशानुक्रम के द्वारा जितने भी शारीरिक लक्षण हैं, चाहे वो आँख की बनावट है, नाक की बनावट है, उनको हम सम्मिलित करेंगे। किसी भी व्यक्ति के सांस्कृतिक या सामाजिक तत्वों को इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसके बाद जो तीसरी परिभाषा है वो दी ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर की परिभाषा मात्र एक लाइन की है, लेकिन उस एक लाइन के अंतर्गत ही इन्होंने जो है वो संपूर्ण प्रजाति के अर्थ को जो है वो स्पष्ट कर दिया। ग्रिफिथ टेलर ने कहा, मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि संस्कृति को। यानी ये नस्ल बताती है, शारीरिक बनावट बताती है, ना कि किसी भी संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्तियों को ये हमारे सामने बताती है। तो इस तरीके से प्रजाति शब्द का अर्थ हो गया एक नस्ल, एक जैविक कॉन्सेप्ट, एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जिसके अंतर्गत मनुष्य के अंतर्गत वंशानुक्रम के माध्यम से ट्रांसफर होने वाले जितने भी शारीरिक लक्षण हैं, उनकी समानता को ध्यान में रखा जाता है। अतः हम इसके निष्कर्ष तौर पे ये कह सकते हैं कि प्रजाति जो होती है वो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनमें एक से शारीरिक लक्षणों का संयोग निश्चित रूप से पाया जाता है, और इन शारीरिक लक्षणों को आनुवंशिकता के आधार पर पहचाना जाता है। मानव प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से ये कहना कठिन होगा कि ये उत्पत्ति कब हुई और किस प्रकार हुई, लेकिन क्रोबर महोदय ने कहा है कि हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मनुष्य की प्रजातियां बनने में कम से कम लाखों वर्ष अवश्य लगे होंगे। किन कारकों ने उनमें अंतर उत्पन्न किया, पृथ्वी के किस भाग पर प्रत्येक प्रजाति ने अपनी विशेषताओं को ग्रहण किया, वे आगे कैसे विभक्त हुए और उनको जोड़ने वाले कौन से तत्व थे, और कैसे बहुत सारी प्रजातियां पुनः एक दूसरे में जुड़ गईं, ये सभी जो विषय हैं इनके संबंध में उत्तर जो है वो आज भी अपूर्ण है। यानी आज भी मानव शास्त्री इस उत्तर को खोज रहे हैं कि कैसे मानव प्रजाति जो है उनका विकास हुआ, कैसे उनके विकास प्रभावित हुआ, कैसे मनुष्य ने अपना डेवलपमेंट किया, पर्यावरण के साथ अनुकूलन किया, बहुत सारी प्रजातियां आपस में एक दूसरे से मिल गईं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें ये पढ़ना होगा कि मानव प्रजातियों के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके आधार पर जो मानव प्रजातियां हैं उनका विकास जो होता है वो प्रभावित होता है। सबसे पहले जो इसमें कारक है वो है जलवायु परिवर्तन। मानव की जो प्रजातियां हैं और उनके उद्भव और उनके विकास दोनों को ही प्रभावित करने में जो जलवायु है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर माना गया है। यानी मनुष्य पर सबसे ज़्यादा जो है वो जलवायु ही प्रभाव डालती है। विभिन्न स्थानों पर जलवायु का परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर वनस्पति का अभाव होता है, या शिकारी जानवरों की कमी होती है, या अन्य जो है वो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण जो है वो मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है। और अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरण करने के बाद मनुष्य की जो शारीरिक संरचना है वो भी धीरे धीरे जो है वो चेंज होने लग जाती है। तो हर जलवायु जो होती है वो मनुष्य की त्वचा पर सीधा सीधा प्रभाव डालती है। जैसे कि हम बात करें बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेशों की, तो नॉर्मली जो गर्म प्रदेशों के लोग होते हैं उनके त्वचा का रंग कैसा होता है, काला, और जो ठंडे प्रदेश के लोग होते हैं उनकी त्वचा का रंग कैसा होता है, सफ़ेद। तो जलवायु जो होती है वो लोगों की बनावट को जो है वो प्रभावित करती है। अगर कोई व्यक्ति किसी समय में किसी ठंडे प्रदेश में रहता था और वो जलवायु में परिवर्तन होने से वहाँ पे जो है उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं बची, तो अन्य स्थान पर पलायन कर गया और धीरे धीरे गर्म प्रदेशों में पहुँच गया, तो उसका जो त्वचा का रंग है वो धीरे धीरे सांवला होने लग गया। तो इस तरीके से वहाँ पे सांवली प्रजाति का विकास हो गया। जैसा कि हम एक उदाहरण के तौर पर बात करें कि लाखों वर्षों से जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, यानी विषुवत रेखा के आसपास के जो गर्म क्षेत्र हैं, वहाँ पे नीग्रो
नीग्रिटो और ऑस्ट्रेलोइड प्रजातियों का क्षेत्र वो रहा है, वहाँ पे मतलब यही प्रजातियाँ डेवलप रही हैं। इसके अलावा जो जलवायु होती है वो मानव शरीर में जीवाणु रस को भी प्रभावित करती है, और ये जो प्रभाव होता है वो धीरे धीरे जो है वो वंशानुक्रम के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वो चेंज होता रहता है। इसके अलावा जलवायु जो होती है वो बालों की आकृति, आँखों का रंग, सिर की आकृति, जबड़ों की बनावट आदि सभी तत्वों को जो है वो प्रभावित करती है। तो इस तरीके से जलवायु जो है वो मनुष्य की शारीरिक संरचना को प्रभावित करती है। इसको स्पष्ट करते हुए हंटिंगटन महोदय ने भी लिखा है कि लगभग 5 लाख वर्षों से मानव के विकास पर 2 तथ्यों का प्रभाव पड़ा है। मानव में होने वाले जो जैविक परिवर्तन है जो उसकी खोपड़ी और मस्तिष्क में हुए, और जलवायु में परिवर्तन के कारण उसके प्राकृतिक छांट और प्रवास पर प्रभाव पड़ा। यानी जलवायु ने मनुष्य के रहने के तरीके कि कहाँ उसको रहना है, कहाँ उसको नहीं रहना है, दूसरी जगह पर स्थानांतरण करना है आदि सभी तत्वों को प्रभावित किया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जलवायु, क्योंकि मनुष्य की शारीरिक बनावट और मनुष्य के प्रवास को ये जो है वो प्रभावित करती है। दूसरा जो कारक है वो है ग्रंथि रस का प्रभाव। ग्रंथि रस का मतलब हार्मोन्स। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की अलग अलग ग्रंथियां मौजूद हैं जिनसे अलग अलग प्रकार के रसों का स्त्राव होता है, जिसे हम बोलते हैं हार्मोन्स। ये हार्मोन्स जो रहते हैं वो हमारे शरीर में एक निश्चित मात्रा में और निश्चित अनुपात में रहते हैं। इनकी मात्रा में कटौती होने पर या बढ़ोतरी होने पर, दोनों ही मामलों में जो है वो मनुष्य के शरीर में परिवर्तन आते हैं, और इससे जो है वो मनुष्य का शरीर जो होता है, गठन जो होता है वो प्रभावित होता है। जैसे कि हम ग्रंथि रस की बात करें तो ग्रंथि रस जो होते हैं उससे जो रस निकलता है, मतलब जो ग्रंथियां हैं, जो ग्रंथियों से निकलने वाला रस है वो हमारे शारीरिक गठन का मुख्य कारक होता है। प्रजातियों में जो भी त्वचा है, बाल हैं, आँख है, चेहरे हैं आदि में जो कुछ भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनका कारण शरीर में जो पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं वो मुख्य रूप से हैं, और ग्रंथियों के द्वारा की जाने वाली भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं। यानी हर मनुष्य के शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं वो अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं, जिससे कि उनके शारीरिक गठन में अंतर आता है। जैसे कि हम मान के चलें, मानव के शरीर में पीयूष, पीनियल, थायराइड तथा एंड्रिनल ग्रंथियां जो होती हैं, जो इनमें से तरह तरह के रसों का स्त्राव होता है। आर्थर कीट एक विद्वान थे, उन्होंने बताया कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उससे जो रस निकलता है उसके कारण असाधारण विकास हो जाता है मनुष्य के शरीर में, और इससे ठुड्डी, आँख और नाक की भुहों का विकास जो है वो बहुत अधिक होता है। इसके अलावा जो एड्रिनल ग्रंथि है उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं उसका सीधा प्रभाव मनुष्य की त्वचा पर पड़ता है। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो मानवीय शरीर की लंबाई को प्रभावित करती है। यानी इस तरीके से अलग अलग जो ग्रंथियां होती हैं उनसे निकलने वाला जो रस होता है यानी हार्मोन्स होते हैं वो मनुष्य के शरीर पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा आर्थर कीट ने 1922 में भी इस संबंध में कहा था कि समस्त मानव प्रजातियों का उत्पत्ति क्षेत्र एक ही है और वे सभी एक ही पितरों की संतानें हैं। शरीर की विभिन्न ग्रंथियों के पृथक पृथक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्रजातीय भिन्नता उत्पन्न होती है। यानी हर मनुष्य के शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं वो अलग अलग डिफरेंट तरीके से कार्य करती हैं, जिससे व्यक्ति की चाहे आँख की बनावट है, शरीर की बनावट है, उसकी कद काठी है आदि सभी पर, त्वचा का रंग है, सब पर इस चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया वो हो गया ग्रंथि रस। तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है जैविक परिवर्तन। जैविक परिवर्तन के अंतर्गत आता है कि किसी भी प्रजाति के जो मूल शारीरिक लक्षण होते हैं वो उसके वंश तत्व से मिलते हैं। यानी बच्चा जो होता है वो अपनी जो भी उसकी कद काठी है, जो भी उसका शरीर की बनावट है, उसका चेहरा है, कलर है, वो सब अपने पेरेंट्स से प्राप्त करता है, और यही पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आगे चलता है, और इनमें थोड़ा बहुत धीरे धीरे जो है वो परिवर्तन भी आने लग जाता है, जिसके कारण बच्चे जो होते हैं वो माता पिता से थोड़े अलग लगने लगते हैं। ये परिवर्तन जो होता है वो प्राकृतिक चुनाव के कारण होता है। इसका सबसे प्रमुख तत्व होता है प्रवास। यानी कि
अगर मान के चलो पेरेंट्स गांव में रह रही हैं और फिर वो पलायन कर जाएं शहरों की तरफ और वो शहरों में रहने लग जाएं, तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें जो है वो शहरी गुणों का डेवलपमेंट वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के कारण अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। कोई भी अगर प्रजाति जो है, अगर हम किसी भी प्रजाति की बात करें तो सभी प्रजातियां जो होती हैं वो अलग अलग स्वभाव वाली होती हैं। जब प्रजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करती हैं तो अनेक प्रकार की उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये बाधाएं जो हैं वो जलवायु के कारण उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा मनुष्य जब नए वातावरण में जाता है तो वहाँ पर सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है, तो उसके कारण भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो जब इन बाधाएं मनुष्य के सामने आती हैं तो वो जो प्रजाति होती है अपने साथ में जब प्रवास करती है तो निर्बल और रोगी व्यक्तियों को तो पीछे छोड़ जाती है और सबल और सुदृढ़ व्यक्ति जो होते हैं वो आगे प्रवास कर जाते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जैविक परिवर्तन से जो सुदृढ़ शारीरिक और मानसिक सुडौलता होती है वो मनुष्य में डेवलप होती जाती है और धीरे धीरे जो है वो प्रजाति में जो है समय के साथ में विकास के साथ में प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के अनुसार परिवर्तन आने लग जाता है। तो ये जो जैविक परिवर्तन है वो इसी कारण उत्पन्न होता है क्योंकि मनुष्य जो है वो दूसरे क्षेत्रों में जाता है, वहाँ पर प्राकृतिक कारक जो होते हैं वो मनुष्य के पर प्रभाव डालते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं, जिससे उसमें नए लक्षणों की उत्पत्ति हो जाती है और पुराने लक्षण जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से नई प्रजाति या नई संतति का विकास हो जाता है। इसके बाद में जो हमारा अगला कारक है वो है स्थानांतरण की प्रवृत्ति। स्थानांतरण की जो प्रवृत्ति होती है वो मनुष्य को अनेक प्रकार से प्रभावित करती है, यानी प्रजातियों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करने का कार्य करती है। जो स्थानांतरण की प्रवृत्ति है इसके अंतर्गत जो है स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि मानव अपने उद्भव काल से ही अपने उत्पत्ति स्थान से स्थानांतरित होकर दूसरे प्रदेशों में विचरण कर जाता है, यानी जहां मनुष्य की उत्पत्ति हुई होती है उसका उद्भव हुआ होता है उस स्थान को छोड़ करके मनुष्य जो है वो अन्यत्र दूसरे स्थानों पर चला जाता है, जिसके कारण उसके जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो दूसरे प्रदेश के भौतिक तथ्यों से प्रभावित होकर उसी के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जैसे मनुष्य नए स्थान पर जाता है वहाँ की जो भौतिक स्थितियां हैं वो मनुष्य को प्रभावित करती हैं, जिससे मनुष्य उस नए स्थान के अकॉर्डिंग अपने जो शारीरिक लक्षण होते हैं उनको परिवर्तित कर लेता है। समय दर समय जो नए शारीरिक लक्षण होते हैं उनका विकास होता है, उनका आविर्भाव होता है, जिसके कारण एक नई प्रजाति का विकास हो जाता है। जैसा कि ग्रिफिथ टेलर ने कहा है कि जिस मानव प्रजाति का उद्भव सर्वप्रथम हुआ वे दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरित हो गए तथा उनके शारीरिक लक्षणों में सर्वाधिक परिवर्तन हुआ है। जैसा कि इससे पहले मैंने प्रवास कटिबंध सिद्धांत पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि ग्रिफिथ टेलर ने माना कि मध्य एशिया में जैसे प्रजाति विकसित हुई तो नई प्रजाति के आते ही पुरानी प्रजाति वहां से जो है वो अन्य स्थानों पर चली गई। तो इस तरीके से जो है वो पुरानी प्रजातियां बाहर के क्षेत्रों की ओर चली जाती हैं और धीरे धीरे उनके जो शारीरिक लक्षण होते हैं उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है भौगोलिक एवं सामाजिक अलगाव। भौगोलिक एवं सामाजिक अलगाव के अंतर्गत अगर हम बात करते तो हम ये देखते हैं कि प्राचीन काल में कम जनसंख्या के कारण, यानी भिन्न स्थानों पर कैसी जनसंख्या थी, कम जनसंख्या थी, तो जितनी भी जो जनसंख्या थी वो बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती थी, यानी इधर उधर लोग जो थे वो बिखरे हुए रूप में रहते थे। इसके अलावा जो सभी स्थान थे वहां पर पर्वत पठार जंगल आदि विभिन्न बाधाएं और अवरोध जो थे वो मनुष्य के सामने मौजूद रहते थे, जिसके कारण मनुष्य इन बाधाओं के कारण अन्य स्थानों पर स्थानांतरण नहीं कर पाता था। तो ये जो भौतिक अवरोध थे उनके कारण जो मानवीय समुदाय है उनके सामाजिक लक्षणों में सबसे अधिक भिन्नता देखने को मिलती थी। अतः अलग अलग क्षेत्रों में जो बिखरे हुए होने के कारण उस प्रदेश के सामाजिक
एवं प्राकृतिक लक्षणों के अनुसार ही जो विभिन्न मानव प्रजाति हैं उनका विकास हुआ माना जाता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं वो समय के साथ में अन्य स्थानों पर स्थानांतरित होने की कोशिश करती रही, लेकिन विभिन्न जो पर्यावरणीय बाधाएं हैं यानी भौतिक बाधाएं हैं उनके कारण उनके जो लक्षण हैं उनमें परिवर्तन आए और वो बाधाएं जो हैं वो उनको स्थानांतरण करने से रोकती रहीं। तो जब वे उसी क्षेत्र में मौजूद रहीं तो धीरे धीरे उनमें जो है वो परिवर्तन आने स्टार्ट हो गए। अब जो सबसे अंतिम कारक है वो है जातीय मिश्रण। यानी मानव के विकास, मानव प्रजातियों के विकास को जो अंतिम कारक प्रभावित करता है वो होता है जातीय मिश्रण। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जब किसी प्रदेश की जो प्रजाति होती है वो स्थानांतरण या स्थायी बसाव के लिए दूसरे क्षेत्रों की ओर जाती है तो वहां रहने वाली जो अन्य प्रजाति है उन्हीं लोगों में जाकर के वो मिक्स हो जाती है। यानी किसी बाहर के क्षेत्र से कोई व्यक्ति रहने के लिए जब किसी अन्य क्षेत्र में जाता है तो धीरे धीरे वहाँ के वातावरण, वहाँ के जो पर्यावरण है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेता है। ऐसा आपस में होता है ज़्यादातर वैवाहिक संबंधों के कारण। यानी जब शादियां होती हैं तो शादियों के द्वारा दो परिवार आपस में मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जातियां, जो प्रजाति होती हैं उनमें आपस में मिश्रण होने लग जाता है। अमेरिका में जैसे नीग्रो और श्वेत जातियों का मिश्रण हुआ है, सूडान में गोरो व हबशियों के मिश्रण हुए हैं, उससे क्या नई प्रजाति बनी है वो है बंटू प्रजाति। तो इस तरीके से प्रजातियां जो होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के डेवलप हो जाती हैं और अपना विकास कर लेती हैं और एक नई प्रजाति का निर्माण होता है। जैसे कि तीन प्रजातियों को मुख्य रूप से पढ़ा जाता है, उसमें आती हैं मुलाटो, मेस्टिजो और जेम्बो। जो मुलाटो प्रजाति है वो दक्षिण अमेरिका में नीग्रो तथा श्वेत व्यक्तियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। जो मेस्टिजो प्रजाति है वो इंडियन एवं यूरोपियन लोगों के संबंधों से उत्पन्न हुई है और जो जेम्बो प्रजाति है वो नीग्रो व इंडियन लोगों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। तो इस तरीके से जो प्रजातियां हैं वो आपस में मिक्स हो जाती हैं और उसके द्वारा एक नई प्रजाति का निर्माण होता है। तो जो टेलर महोदय हैं उन्होंने जो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे माइग्रेशन जोन थ्योरी कहते हैं वो भी इसी आधार पर आधारित है, जातीय मिश्रण पर। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो प्रजाति होती है उसमें मेन फैक्टर क्या होता है, शारीरिक लक्षण। यानी शारीरिक लक्षणों को ही इसमें महत्ता प्रदान की जाती है। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने प्रजाति क्या होती है और उनके विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसके बारे में पढ़ा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रजातियों के वर्गीकरण के बारे में।